हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और सोसाइटी, ये यानी कि समाज। तो ये पेपर का नाम है। तो स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज, ये पेपर का नाम है। और इस पेपर के सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो सिलेबस के लिए या फिर इसी चीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं या फिर अदर यूनिट जो इनकी सभी सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं, तो उन 8 यूनिट के अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको क्या होगा कि जितने भी यानी कि इससे संबंधित जितनी भी वीडियोस बने हैं हमने, वहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट 4 जो कि फर्स्ट पेपर के यानी कि जो स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया है, इसके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं। इससे पहले हमने यूनिट 3 को कवर कर लिया जिसमें राज्य की उत्पत्ति एवं उसके प्रकार को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, तो कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत क्या होता है, इसी के विषय में हमें डिटेल में स्टडी करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौटिल्य का सिद्धांत क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से सप्तांक सिद्धांत है, 7 अंग उन्होंने बताए कौटिल्य जी ने, जो कि उनके विषय में हमें डिटेल में स्टडी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य का सिद्धांत, जो सप्तांग सिद्धांत है, ये है क्या। तो प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों को द्वारा राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन सप्तांक यानी कि 7 अंग, सप्तांक मतलब 7 अंगों से, तो 7 अंग जो कि राज्य की संकल्पना के रूप में की गई। तो सप्तांक राज्य की संकल्पना के रूप में की गई, अर्थात कि जो राज्य की उत्पत्ति है या फिर राज्य की संकल्पना की गई, उसमें बताया गया कि राज्य के लिए 7 अंगों की मुख्य भूमिका होती है। उसके बिना यानी कि राज्य का प्रत्येक भाग जो होता है वो अधूरा होता है। तो कौटिल्य के अनुसार ये बताया गया कि राज्य के 7 मुख्य अंग होते हैं जिसके आधार पर ही वह राज्य पूर्ण हो पाता है। उन्होंने राज्य को एक जीवित जागृत शरीर के रूप में माना है, यानी कि उन्होंने बताया पूरा ये जो राज्य है वो एक शरीर के रूप में है। इसके कुल 7 अंग होते हैं जिसके द्वारा मतलब आपस में एक दूसरे से कार्य कर पाते हैं, तो जिसके 7 अंग होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने बताया क्या कि राज्य एक जीवित जागृत शरीर है जिसके 7 अंग होते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से 7 अंग थे। तो देखते हैं ये जो अंग थे निम्न प्रकार थे। पहला जो है इसमें देखते हैं स्वामी यानी कि राजा, ठीक है, स्वामी या राजा। दूसरा क्या, अमात्य, आगे इन सबके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जो है जनपद यानी कि राष्ट्र। चौथा जो है पुर या इसी को बोलते हैं दुर्ग। पांचवा जो है कोश। छठवां जो है इसी को बोलते हैं सेना या दंड या बल, ठीक है। और सातवां जो है मित्र यानी कि पड़ोसी जो मित्र होते हैं, आपके राज्य के जो मित्र होते हैं उसके विषय में। तो इस तरीके से कुल 7 अंग हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है, जो महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, जो कोई सप्तांग राज्य के विरुद्ध आचरण करे उसका हनन कर देना चाहिए, चाहे वह गुरु हो या मित्र ही क्यों ना हो। मतलब कि 7 प्रकार के जो सप्तांग राज्य के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो वो जान लीजिए उस राज्य के विरुद्ध काम कर रहा है, और उसे वो चाहे गुरु हो या मित्र हो, वो राज्य को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए अवश्य। ऐसा महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है। आगे हम देखते हैं सप्तांक का महत्व किस तरीके से है। सप्तांक का महत्व देखते हैं। तो सप्तांक का महत्व किस तरीके से है उसे देखते हैं। राज्य की 7 प्रकृतियां यदि राज्य की जो 7 प्रकृतियां हैं यदि अपने गुणों से युक्त हैं तो वह राज्य के लिए संपत्ति होगी, यानी कि वह अगर अपने गुणों से ही युक्त हैं यानी कि अपने गुणों से सर्वश्रेष्ठ हैं तो वह राज्य के लिए संपत्ति होंगी, ठीक है। इसके विषय में, इनकी 7 प्रकृति के विषय में बताया गया। और प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र प्रणेता इन 7 प्रकृतियों को राज्य रूपी शरीर का अंग मानते थे, ठीक है। तो याद रखना कि राज्य की 7 प्रकृतियां ये अपने अगर गुणों को विशिष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ रूप में कायम करें तो ये राज्य की एक प्रकार की संपत्ति के रूप में जानी जा सकती हैं। और प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र का प्रणेता यह मानना है कि ये 7 प्रकृतियों को राज्य रूपी शरीर का अंग मानते थे, ठीक है। इसी कारण उनका मत जो था, यानी कि इसी कारण उनका मत था कि 7 गुणों के भली भांति उदय होने से राज्य जो है, राज्य संपदा फली फूलती है। तो कौटिल्य जी का जो मानना था कि राज्य के यानी कि जो 7 गुण हैं, इन्हीं गुणों की भली भांति से उदय होने से राज्य संपदा फली फूली बढ़ सकती है, यानी कि राज्य का उदय और विस्तार हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा राज्य का जो महत्व है वो कितना इंपॉर्टेंट है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का महत्व देखा। आगे हम देखते हैं अब एक एक। तो सबसे पहले देखते हैं राजा। तो जो सप्तांग सिद्धांत का जो पहला अंग है राजा के विषय में पढ़ते हैं। सप्त प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो राजा का स्थान है, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राजा जो होती है प्रजा का प्रथम शरीर है। राजा प्रजा का जो प्रथम शरीर है तो
तो प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर है। मतलब राजा और प्रजा एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, एक दूसरे के विषय में, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के सहयोगी हों। इसी के विषय में बताया गया है कि राजा प्रजा का प्रथम शरीर है, तो प्रजा भी राजा की अनुपम शरीर है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शरीर। आगे हम देखते हैं, राजा के बिना राज्य नहीं होता। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि राजा के बिना राज्य नहीं होता है और राज्य के बिना राजा नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, राज्य और राजा की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि राजा और राज्य की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा, राजा जो होता है राजा की साथ सप्त प्रकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण राजा होता है। राजा का जो उल्लेख है महाभारत के शांति पर्व में बताया गया। राजा प्रजा का प्रथम शरीर होता है, तो प्रजा भी शरीर, मतलब कि प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर होता है। राजा के बिना राज्य नहीं होता और राज्य के बिना राजा नहीं हो सकता। राजा और राज्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि राजा और राज्य की जो सत्ता है एक दूसरे पर निर्भर करती है। इस तरीके से हमने राजा के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है अमात्य। अब हम देखते हैं अमात्य क्या होता है, यानी कि दूसरा देखते हैं अमात्य क्या है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसकी विस्तृत चर्चा है, यानी कि इसका उल्लेख विस्तृत रूप में मिलता है किसमें, कौटिल्य अर्थशास्त्र में। इसके साथ ही उन्होंने अमात्यों के गुणों का भी प्रतिपादन किया। अमात्य के जो गुण होते हैं उनका भी प्रतिपादन किया है। उनकी स्मृति, याददाश्त, बुद्धि व बल उत्कृष्ट होनी चाहिए, यानी कि ऐसे, यानी कि अमात्य कौन लोग होते हैं, जिनकी याददाश्त या फिर स्मृति या बुद्धिमत्ता जो होती है, बुद्धि व बल में उत्कृष्ट होने चाहिए। ठीक है, इनकी एक सर्वश्रेष्ठ इंसान होना चाहिए, इनकी बेस्ट तरीके से जो स्मृति में, बुद्धि में और बल में उत्कृष्ट हो। तो उपकार, अनुग्रह और अपकार, यानी कि उपकार जो होता है इसी को बोलते हैं अनुग्रह, और अपकार का मतलब है निग्रह द्वारा दंड का प्रयोक्ता होना चाहिए, यानी प्रयोक्ता होना चाहिए, दंड का प्रयोक्ता होना चाहिए। तो उपकार भी कर सके और अपकार भी कर सके, यानी कि अनुग्रह और निग्रह दोनों तरीकों के दंड का प्रयोक्ता होना चाहिए, वो बढ़िया तरीके से यूज कर सके, यानी कि ऐसी विधि का, यानी कि दंड की इन विधियों का भी समय पर सही तरीके से उस चीज़ पर निर्णय ले सके। तो ऐसे व्यक्ति को अमात्य कहा जाता था। तो इस चीज़ का उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पूरा सप्तांग सिद्धांत का ही वर्णन है, तो ये ओबियसली होगा ही। आगे हम देखते हैं अगला जो है जनपद। जनपद क्या होता है, राज्य का तीसरा अंग जनपद होता है। राज्य का तीसरा अंग जनपद होता है और जनपद के निम्नलिखित गुण माने जाते हैं। उसे स्थानवाद होना चाहिए, यानी कि स्थानवाद होना चाहिए। उसके मध्य और सीमांतों पर पूर्व नगर होना चाहिए, यानी कि उसके मध्य या सीमांतों पर पूर्व का मतलब होता है नगर होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल इतना कि अपनी जनता और आपत्ति के समय बाह्य लोगों का भी पालन उसकी पैदावार हो सके। तो इसमें कहने का मतलब है जिससे कि आत्मरक्षा के सब साधन हो, जो आत्मनिर्भर हो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र, यानी कि राज्य जो है, राज्य का तीसरा अंक जनपद होता है। जनपद के निम्नलिखित गुण माने जाते हैं, जिसे स्थानवाद होना चाहिए। उसके मतलब कि जनपद है, जनपद के मध्य या सीमांतों पर पूर्व या नगर होने चाहिए। उसका क्षेत्रफल इतना कि अपनी जो जनता और आपत्ति के समय बाह्य लोगों का भी की रक्षा कर सकें, उनका पालन और उनकी रक्षा कर सकें, इस तरीके से है। और जिसमें आत्मरक्षा के सब साधन हो, जो आत्मनिर्भर हो। तो इस तरीके से हमने जनपद के विषय में देखा। आगे हम देखते हैं पूर्व या दुर्ग क्या होता है। पूर्व क्या होता है या दुर्ग क्या होता है, एक ही चीज़ है दोनों को। तो जनपद के मध्य में पूर्व की सत्ता होनी चाहिए या होती थी। तो जनपद के मध्य में एक पूर्व या फिर दुर्ग हुआ करता था, जिसे दुर्ग के रूप में बताया जाता था। राज्य संस्था के 7 अंगों में पूर्व भी एक अंग है, पूर्व भी एक है। उसका भी महत्व बहुत अधिक था, उसका भी बहुत ही अधिक महत्व था। आगे हम देखते तो मतलब कि एक प्रकार से एक बीच में एक सत्ता के मतलब कि राज्य जनपद के मध्य में एक पूर्व की सत्ता होती थी, जिसे दुर्ग के रूप में जाना जाता था। राज्य संस्था के 7 अंगों में भी पूर्व भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखता था, उसका भी एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्णता थी। आगे हम देखते हैं जो अगला है, इसी में 5वां है जो कोष होता है। कोष के विषय में देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार कोष के गुण निम्नलिखित हैं। उसे धर्मपूर्वक अधिकृत, यानी कि धर्मपूर्वक अधिगत किया होना चाहिए, यानी कि धर्मपूर्वक ही अधिगत किया होना चाहिए, चाहे पूर्ववर्ती राजाओं ने उसे प्राप्त किया हो या राजा ने स्वयं अधिगत किया हो। कोष की प्रधानता स्वर्ण सोना, यानी कि स्वर्ण सोने की सिक्कों, विविध रंगों के भारी वजन के रत्नों से पूर्ण होना चाहिए। जो कोष होता है, राजा का जो कोष होता है, उसमें कई तरीके के धन धान्य, स्वर्ण सोने के सिक्के, रजत या फिर जो रत्न होते थे, भारी वजन वाले रत्न, उन सभी चीज़ों का जमानत होगा। इस तरीके से वहाँ पर एक स्टोरेज बनाया जाता था, यानी जहाँ पर रखा जा सके, या फिर अनाज वगैरह भंडारण इस तरीके से वहाँ पर किया जा सके, ताकि आपातकालीन, यानी कि जब भी आपत्ति के समय उन चीज़ों का उपयोग किया जा सके, ताकि आगे के समय में भी सत्ता को चलाया जा सके। आगे हम देखते हैं जो 6वां है सेना या बल। सेना या बल क्या है, तो प्राचीन नीति ग्रंथों में अनेक प्रकार से सेनाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें मौल राज्य के अपने नागरिकों की सेना, भृत श्रेणी सैनिकों की श्रेणियों या गिल्ड और
आटवी या जंगल में निवास करने वाले जातियों की सेना प्रधान थी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि सेना का मुख्य कहा जा रहा है कि किसी भी राज्य के लिए सेना कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में बताया गया है कि सेना के बिना कुछ नहीं हो सकता था। प्राचीन काल में इन चीज़ों का उल्लेख मिलता है कि राजा प्रत्येक अपनी सेना खुद रखते थे और आपत्ति के समय या फिर आक्रमण के समय उन सेना की मदद से अपने राज्य के यानी अपने राज्य के जो भी प्रजा होते थे उनकी हेल्प कर पाते थे और उनकी रक्षा कर पाते थे और अपने मतलब कि राज्य की आत्मरक्षा भी कर पाते थे। तो इस तरीके से हमने सेना या बल देखा। अगला जो है इसी का 7वां अंग है मित्र। तो मित्र के विषय में देख लेते हैं। मित्र क्या होता है? राज्य संस्था के लिए यह भी आवश्यक है, राज्य संस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि कतिपय अन्य राज्य जो हैं, अन्य राज्यों से मित्रता का संबंध भी स्थापित किया जाए। यानी कि जो अन्य राज्य हैं आस पड़ोस के, उन सभी राज्यों से संबंध स्थापित किया जाए। इसी कारण मित्र को भी राज्य के 7 अंगों के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, मित्र राज्य ऐसा होना चाहिए जिसके साथ पितृ या पिताग्रह यानी पितामह जो होते हैं, यानी कि पिता या पितामह के समय में यानी कि पितामह आदि के समय में मैत्री संबंध चला आ रहा है। यानी कि पहले से ही उनके पूर्वज से ही आपस में उन राज्यों का संबंध अच्छा रहा है, तो उनको अस्थायी रूप से अच्छा संबंध बनाए रखना चाहिए जिसमें नियंत्रण की सत्ता हो। ऐसे मित्र हों, यानी कि ऐसे राज्य मित्र हों जिनमें नियंत्रण की सत्ता हो, जिसे अपने विरुद्ध ना किया जा सके और कभी भी अचानक या आक्रमण किसी अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाए तो आप जो भी राज्य मित्र है वो तत्पर यानी तुरंत निरंतर अपनी सेना के साथ आपका यानी कि उस राज्य की हेल्प करने के लिए वो आगे तुरंत उसके साथ सहयोग दे। ऐसे राज्य को मित्र राज्य कहते हैं। इस तरीके से 7 हमने देखा कि 7 तरीके के राज्य के सप्तांग अंग हैं। राज्य के लिए ये 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला देखा था राजा देखा था। सबसे पहला राजा मुख्य होता है। उसी तरीके से अमात्य क्या होता है? जो दंड देने होते हैं। दंड की प्रक्रिया में बुद्धिमत्ता पूर्वक कब हमें अनुग्रह या फिर निग्रह, किस तरीके से सही तरीके से निर्णय लेना चाहिए, किसे में क्षमा करना चाहिए, किसे में दंड देना चाहिए, इन सारी प्रक्रियाओं को बुद्धिमत्ता और जागरूकता से लिया जाता है। आगे हम देखते हैं जनपद क्या होता है। एक जनपद एक ऐसा क्षेत्र जिसमें संपूर्ण जो उसकी प्रजा थी वहाँ पर रहती थी, वहाँ पर अपना कृषि वगैरह सारा काम करती थी, वहाँ पर प्रजा निवास करती थी और वो उसका राज्य यानी कि उस राज्य का राज्य क्षेत्र होता था। आगे देखते हैं इसमें जो चौथा है पूर्व यानी कि दुर्ग यानी कि राज्य के यानी कि उस जनपद के मध्य में एक छोटा सा एक किला होता था, किला टाइप का, जहाँ पर सारे राजा लोग बैठते थे। इस तरीके से एक छोटा सा नगर होता था। आगे देखते हैं इसी में कोष का मतलब होता है एक भंडारण क्षमता, जहाँ पर अनाज, रत्न, सोने, सिक्के, इस तरीके के जवाहरात आदि ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती थी ताकि आपत्ति के समय इनका उपयोग किया जाए या फिर आपातकालीन में इन चीज़ों का उपयोग कर अपनी प्रजा की रक्षा किया जाए, आत्मरक्षा किया जा सके। इसी तरीके से दंड या सेना होती थी। तो इसमें क्या होता था कि सेना के माध्यम से हम दूसरे राज्य के जो आक्रमणकारी राजा होते थे उनको हम परास्त कर सकते थे। तो परास्त कर उनसे हम अपने राज्य की आत्मरक्षा कर सकते थे। इसी तरीके से मित्र भी है। तो मित्र जो राज्य होते हैं वो मतलब कि हमारे इस राज्य के अलग अलग मित्र राज्य बनाने चाहिए, जो भी जितने भी पूर्व से ही पहले से ही पितामह के समय से ही यानी कि पूर्वज से ही कई राज्य आपस में उस राज्य से संबंध अच्छा स्थापित किए हैं, उसे स्थायी रूप से निरंतर बनाए रखना चाहिए और आपस में एक साथ मिलकर एक जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनको परास्त करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत का किस तरीके से महत्व था। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के लिए यानी कि इन 7 चीज़ों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से हमने कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इन 7 अंगों को हमने बेहतरीन तरीके से डिटेल में अध्ययन कर लिया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके और वे अपने एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर या मार्क्स ला सकें। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।